हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर के एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 2 के साथ। बेटा पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पर 22 तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। बेटा आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे। आज का जो हमारा मेजर फोकस है वो असर्शंस रीजन के क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर लेकर के रहेगा। तो बहुत ध्यान से हम लोग इन क्वेश्चंस को समझेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आने कन्फर्म है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ लें और प्रैक्टिस करके रखें। बेटा आप अगर इन क्वेश्चंस को अपने आप से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टर्म 1 के सिलेबस से रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिस पर आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उनके आंसर्स को चेक कर सकते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेटा तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस के साथ। बेटा देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये एक नए तरह के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले ऑल्दो आपने 9th 10th में भी इनको सॉल्व किया होगा, लेकिन अकाउंटेंसी में इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं आए थे। बेटा ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं असर्शन रीजन में होता क्या है। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं, एक होती है असर्शन और एक होता है रीजन। अब ये चार ऑप्शंस होंगे ए बी सी और डी। ये डायरेक्शंस आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि डायरेक्शंस क्या है, क्योंकि ये हो सकता है कि ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाएं। बेटा तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन डायरेक्शंस को एक बार चेक कर ले। अगर मैं अब इस सिचुएशन की बात करूँ, यहाँ पर जो डायरेक्शंस दे रखी हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमें ए बी सी डी में ए का मतलब है जहां पर हमारा असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो असर्शन का। इसका मतलब क्या होता है, देखो असर्शन का मतलब सिंपल सी बात समझते हैं। असर्शन एक ऐसी बात को बता रहा है जो कि सही है, जो फैक्ट है, ठीक है, जो कि हमें कॉन्सेप्चुअली सिखाया गया है, ठीक है, उसे हम लोग असर्शन बोलते हैं। या तो कॉन्सेप्चुअली सिखाया गया है या हमारे कानून में लिखा गया, एक्ट के तहत बताया गया है, तो वो सब चीज़ें जो आपके एक्ट में है, आपको सिखाया गया है, जो आपको बताया गया है, जो फैक्ट है, वो हमारा असर्शन होगा। बेटा ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है। सबसे पहले आप असर्शन को रीड करो। अगर आपको लगता है कि वो जो असर्शन लिखा हुआ है वो गलत है, बेटा अगर वो गलत है तो सीधा सीधा आप डी को क्लिक कर दो। रीजन कि यहाँ पर ये जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें असर्शन फॉल्स का ऑप्शन सिर्फ डी में ही है, बाकी तीनों में असर्शन ट्रू है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन में दे रखी है वो रॉन्ग है, वो गलत है, वो फैक्ट नहीं है, तो आपको रीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा असर्शन के रॉन्ग होने की वजह से डी पर ऑप्शन पर जा सकते हैं। तो सबसे पहला ये तरीका होगा। लेकिन अगर असर्शन ट्रू होता है, अगर असर्शन ट्रू होगा तो आपको रीजन पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप रीजन पढ़ेंगे। अगर आपको रीजन को पढ़ने से लगा कि नहीं जी रीजन तो गलत है, ये रीजन कोई लॉजिकल ही नहीं है, रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी गई है वही गलत है, तो भाई आपका आंसर सी हो जाएगा। तो फिर आपका आंसर सी हो जाएगा। तो जिसमें बोला है असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन इज फॉल्स, तो फिर आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि जो रीजन बता रखा है उसका ए से कितना कनेक्शन है, राइट, ए से उसका कितना लेना देना है। क्या जो रीजन बता रखा है वो असर्शन को ही फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, क्या वो उस असर्शन को प्रूव कर रहा है, क्या वो असर्शन से रिलेटेड है। अगर है तो इसका मतलब फिर वो ट्रू है। और ये दोनों के दोनों यानी ए और आर दोनों एक ही बात को बोल रहे हैं, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी जो रीजन बताया गया है वो मेरे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक सिचुएशन और क्या हो सकती है कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो ए से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। बेटा ए से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, ए अलग बात कर रहा है, असर्शन अलग बात कर रहा है जो अपने आप में ठीक है, रीजन अलग बात कर रहा है जो अपने आप में ठीक है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों को मतलब जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन करेक्टली नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, चलो उस पर बात करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है बेटा, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल नॉट डेबिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। यहां पर हमें क्या बोलना है कि जो भी हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड हो गया, बेटा ध्यान से समझना, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गया है उसे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे उस केस में अगर हम फॉरफीचर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, याद रखना, जब भी हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स करते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट सिर्फ उसी केस में करते हैं, उसी अमाउंट के लिए करते हैं जितना अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर असर्शन बोल रहा है कि जो अमाउंट रिसीव हो गया है हम उसको डेबिट नहीं करते। तो हाँ जी, बिल्कुल नहीं करते, हम उसको डेबिट नहीं करते। जो अमाउंट मिल जाता है उसको डेबिट नहीं करते, जो नहीं मिला होता हम सिर्फ उसी को डेबिट करते हैं। तो असर्शन इज ट्रू, यहां पर असर्शन हमारा ट्रू है। अब रीजन की बात समझते हैं। Received amount of security premium will be debited while writing off certain type of capital loss or expenditures। अब यहां पर क्या बोला है कि जो भी हमारा रिसीव्ड होगा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो डेबिट होगा किस काम के लिए, कुछ सर्टेन कैपिटल लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। ये जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता है जो हमें रिसीव हो गया है बेटा, ये जो अमाउंट रिसीव हो गया है हम इसको यूज करते हैं अपने कैपिटल लॉसेस और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। यानी अगर हमारे पास कुछ कैपिटल के नुकसान हैं या कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स हुए हैं जो कैपिटल से रिलेटेड है, उन खर्चों को खत्म करने के लिए, उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमें रिसीव हुआ है उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है बेटा, ठीक है। यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम्स के रिसीव्ड अमाउंट की बात कर रहा है और यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम के रिसीव्ड अमाउंट की ही बात कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों के दोनों ठीक हैं और इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि जो ये रीजन है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, राइट। यही तो होता है ना बेटा, जो अमाउंट रिसीव होता है वो हम लोग डेबिट कर सकते हैं किसी एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर्स को या फिर कैपिटल लॉसेस को कवर करने के लिए, कैपिटल लॉसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए, बट हम इसको डेबिट नहीं करते हैं फॉरफीचर के टाइम पर। तो ये बिल्कुल सही है और एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आंसर होगा ए। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, इक्विटी शेयर डज नॉट कैरी फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड एंड दे आर अल्टीमेट रिस्क बेयरर। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें कोई फिक्स रेट का डिविडेंड नहीं होता और अगर कोई नुकसान होगा तो सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर्स वालों का ही होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात बोली है, तो असर्शन इज ट्रू। अब रीजन भी समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। Equity shareholders are getting dividend from residual part of profit and in case of wind up of company, invested money will be refunded at the last। तो हाँ जी बेटा बताइए, अब इसमें क्या ठीक लग रहा है आपको। देखो असर्शन तो ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं बात करूं रीजन की, तो रीजन भी बिल्कुल ठीक बोल रहा है, रीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, रीजन भी वही बात बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेटिंग डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल पार्ट। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड किससे मिलता है, उस प्रॉफिट के उस पार्ट में से मिलता है जो कि बच जाता है, कब, किस केस में, वाइंड अप के केस में। और जितना भी इन्वेस्टेड मनी होती है वो सबसे लास्ट में उनको मिलती है। तो ये भी वही बात बोल रहा है। तो यहां पर इसने बोला कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलता, वो अल्टीमेट रिस्क पर होते हैं। और इस बात को ये चीज प्रूव भी तो कर रही है कि हाँ जी इसका तो रिस्क तो है, एक तो उनको फिक्स रेट नहीं है और दूसरा रिस्क क्या है कि उनको अगर कुछ बच जाएगा तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो यहां पर भी आंसर होगा ए, इसका भी आंसर होगा ए। चलिए आगे देखते हैं एसर्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट एसर्शन में क्या बोला है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज द शेयर कैपिटल इन विच अनपेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर
along with unpaid amount of dividend of previous year। देखो समझते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की बात करिए। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वही प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा जिनका डिविडेंड अगर एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड मिलेगा तो पिछले साल का अनपेड अमाउंट भी साथ में मिल जाएगा, उसे ही बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये तो बिल्कुल सही बोला है, असर्शन इज ट्रू, ठीक है, असर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। रीजन की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होल्डर्स हैव राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट। बात तो ये भी सही बोल रहा है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं बेटा, उनके जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज में जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो यहां पर असर्शन भी ट्रू लगा और रीजन भी हमें ट्रू लगा, बट ये बात कर रहा है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की और ये बात कर रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो ये इसका रीजन तो हो ही नहीं सकता। तो दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, ऑल्दो अपने अपने एंड पर दोनों ठीक हैं। तो इसका मतलब दोनों अपने अपने एंड पर ठीक है लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो मेरा आंसर होगा बी। बी का मतलब assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion, right? तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। A share is a fractional part of the share capital and form the basis of ownership interest in a company। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, यहां पर ये बोल रहा है कि जो शेयर होता है वो हमारी शेयर कैपिटल का एक छोटा पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और उसी के बेसिस पर हमारा जो ऑनरशिप है वो बनता है बेटा, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें भी पता है ये कि जो शेयर कैपिटल का सबसे छोटा यूनिट फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसी के हिसाब से हम लोग ऑनरशिप देते हैं कि कितना कितना शेयर किसके पास है, उसके हिसाब से ही ऑनरशिप डिसाइड होती है। तो असर्शन तो ट्रू लग रहा है मुझे, असर्शन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है बेटा। अब रीजन की भी बात करते हैं। शेयर्स रेफर्स टू द यूनिट इनटू विच द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड। और यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो शेयर वो एक ऐसा यूनिट है जिसमें कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है। तो हाँ जी, ये भी तो बात ठीक बोल रहा है, तो यही तो होता है शेयर्स। लेकिन क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आंसर इज नो, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑल्दो ये भी शेयर्स की बात कर रहा है, ये भी शेयर्स की बात कर रहा है, लेकिन यहां पर जो इसने बात बोली है वो बोली है कि ये जो शेयर्स हैं वो हमें ऑनरशिप डिसाइड करने में हेल्प करता है, लेकिन यहां पर इसमें ऐसी कोई बात नहीं बोली। इसने बोला है कि जो शेयर है वो कंपनी के कैपिटल को डिवाइड कर देता है अलग अलग यूनिट्स में, बस इतनी बात बोली है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अपने अपने एंड पर दोनों बातें ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब assertion is true, reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion। चलिए आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। assertion में क्या बोला है? The equity shareholder are paid dividend on the shares held by them। जी हाँ, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे किया जाता है वो उनके शेयर्स के हिसाब से किया जाता है, जितने उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं उनके शेयर्स के ऊपर ही उनको डिविडेंड पे किया जाता है। रीजन क्या बोलता है? एज द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर एंड डिविडेंड फ्रॉम देयर अर्निंग। और यहां पर ये बोल रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी के ऑनर्स माने जाते हैं, इसलिए जो डिविडेंड है वो उनकी अर्निंग मानी जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला, और बिल्कुल सही बातें आपस में कनेक्ट भी हो रही हैं। इक्विटी शेयर होल्डर का जो पैसा होता है, जो उनको डिविडेंड मिलता है, उनके शेयर्स पर ही मिलता है और वो उनकी अर्निंग होती है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड है और ठीक भी है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए। वेरी गुड, ए आंसर होगा इसका। तो सिक्स्थ बताओ बेटा, सिक्स्थ देखते हैं। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इवन इफ द कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट। देखो क्या, फिर से समझते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे, उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। यहां तक की तो बात ठीक है, हाँ जी, उनको एक फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। इवन इफ कंपनी अर्न्स नो प्रॉफिट, तब भी मिलता है जब कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न नहीं करती। तो बेटा ऐसा किसने बोला? और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी है कि नहीं जी, फिक्स रेट है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो गलत सोचते हैं आपके। तो फिर आप गलत सोचते हैं बेटा।
ऐसा नहीं होता। अगर कभी भी कंपनी डिविडेंड देगी तो डिविडेंड तभी देगी अगर उसको कुछ प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती कंपनी। तो उस साल प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी डिविडेंड नहीं मिलेगा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो यहाँ पर ये असर्शन इज रॉन्ग। क्योंकि यहां पर मेरा असर्शन ही रॉन्ग है तो मुझे रीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर वुड बी डी, आंसर वुड बी डी। चलिए आगे देखते हैं। 7th देखो बेटा, assertion says ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज नॉट इशू टू पब्लिक एट वंस। ये बोल रहा है कि जो ऑथराइज हमारी शेयर कैपिटल होती है वो एक ही बार में सारी की सारी पब्लिक को नहीं दी जा सकती या नहीं दी जाती। तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम एक ही बार में सारा का सारा जो ऑथराइज कैपिटल है वो कैसे दे सकते हैं पब्लिक को। भाई हम कुछ तो पैसा आगे के लिए रोक करके रखेंगे ना, कल को कौन से प्रोजेक्ट में कहाँ जरूरत पड़े हम अभी से सारा पैसा लेकर के करेंगे क्या? क्या कंपनी के पास अभी हाथ के हाथ सारा पैसा खर्च करने की पावर है? क्या वो इतनी कैपेसिटी रखती है कि सारा का सारा पैसा वो कहीं कंज्यूम करी? अगर रखती है तो इसका मतलब फिर ऑथराइज्ड कैपिटल कम है। तो इसलिए ये बात सही बोल रहा है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को हम एक ही बार में सबका सारा का सारा ऑथराइज्ड कैपिटल पब्लिक को इशू नहीं करते हैं, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बेटा, यहां पर असर्शन मेरा ट्रू है। रीजन की बात करते हैं। Companies do not exhaust their authorized capital in the beginning, but only a part of the authorized capital is issued for public subscription. Rest of the authorized capital is raised by the company in a passed manner depending on the need of funds. तो देखो बिल्कुल ठीक बोला ना बेटा, यही तो बिल्कुल सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका कि भाई कंपनी एक साथ में सारा का सारा पैसा ऑथराइज कैपिटल का शुरू में ही कैसे एग्जॉस्ट कर लेगी, कैसे खर्च कर लेगी। वो धीरे धीरे कर करके उस पैसे को मांगेगी पब्लिक से, धीरे धीरे करके कुछ पार्ट्स में इशू करेगी ताकि जब जब उसको जरूरत हो अपने नीड के हिसाब से वो फंड्स वहां से रेज कर सके और उसको यूज कर सके। तो ये दोनों की दोनों बातें ठीक है और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो यहां पर मेरा जो आंसर होगा वो होगा ए, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। The security premium amount received by company will be shown in the balance sheet directly. अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें मिलता है क्या वो हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं? तो आंसर क्या होगा बेटा? असर्शन आपको क्या लग रहा है? तो मुझे तो असर्शन ठीक लग रहा है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज द कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी बात बोलिए जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है। तो हाँ जी ये बात भी बिल्कुल सही है। और हाँ क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है इसलिए इसको बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिखाया जाएगा। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो इसलिए एट्थ का आंसर होगा ए। चलिए 9th नंबर देखते हैं बेटा। 9th का सेशन क्या है? स्टार लिमिटेड गेव शेयर्स वर्थ 1,50,000 टू द वेंडर्स फ्रॉम हुम। इसको हुम करेंगे तो हुम दे बॉट अ मशीनरी, जिनसे उन्होंने एक मशीनरी खरीदी थी उसको उस वेंडर को स्टार लिमिटेड ने क्या किया? 1,50,000 रुपए के शेयर्स दे दिए। चलिए रीजन क्या है? द कंपनी कैन इशू शेयर्स एज अगेंस्ट द पेमेंट टू द वेंडर्स। कि कंपनी वेंडर्स की पेमेंट के बदले में उनको शेयर्स इशू कर सकती है। हाँ जी ये तो दोनों बातें ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा। तो इसलिए आंसर होगा ए। 10th क्वेश्चन देखते हैं। Krishna Limited invited application for issuing 20 lakhs equity shares of ₹10 each. The public applied for 17,10,000 shares. The company cannot proceed for the allotment of shares. ओहो यस बिल्कुल सही है बेटा। देखो आपको अच्छे से पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% का, ये हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 90% की बात करूँ तो 90% नहीं बन रहा बेटा, वो 90% से कम हो रहा है। तो ये जो पब्लिक अप्लाई कर रही है वो 90% होता अगर यहाँ पर 18 लाख शेयर्स आ जाते, लेकिन ये 18 लाख से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो असर्शन तो मेरा बिल्कुल ट्रू है। रीजन The application can only be processed if the company receives a minimum of 12.5% सब्सक्रिप्शन। नहीं ये तो गलत है बेटा, ये तो गलत है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 90% होना चाहिए। तो यहाँ पर रीजन इज रॉन्ग। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। तो ऑप्शन इज सी। यस ऑप्शन इज सी। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ असर्शंस और रीजन के हमने कुछ क्वेश्चंस को किया।
इन 10 एसेशन एंड क्वेश्चन में आपको मेजरली सब चीज़ों के बारे में पता चला होगा। धीरे धीरे करके हम लोग इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को करेंगे बेटा, और एसेशन सीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेकिन अब एक छोटा सा हम केस बेस्ड क्वेश्चन और समझते हैं बेटा। इस वीडियो में एक केस बेस्ड क्वेश्चन को और हम लोग समझेंगे, जिसमें क्या है, बेस्ड ऑन द बिलो इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और हमारे पास एक सिचुएशन दे रखी है, हम इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर जो भी आगे क्वेश्चन होंगे उनको रिप्लाई करेंगे, उनका आंसर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। तो अब यहाँ पर ये हमारा अमाउंट का ब्रेक दिया हुआ है कि एप्लीकेशन पर ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट और फाइनल कॉल पर ₹5, ये सब चीज़ें हमें बता दी है। अब एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, और अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 60,000 शेयर्स को इशू करना था, 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, यानी ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर जब हम लोग बांट रहे हैं शेयर्स को, जब जो अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो जो 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनको तो पूरे के पूरे दे रहे हैं, 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को पूरे के पूरे दे रहे हैं। 50,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उनको हम लोग टोटल 40% दे रहे हैं उनकी एप्लीकेशन का, यानी 50,000 शेयर्स जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको हम इसका सिर्फ 40% ही इशू कर रहे हैं, और जो 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट हैं उनको हम कुछ नहीं दे रहे। ये बात हमें बताई गई है इस इंफॉर्मेशन में। आगे बोल रहा है, ₹1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carried from the application money। अब यहाँ पर क्या बोला कि टोटल 1,08,000 रुपीज़ ही हमें यहाँ पर रियलाइज हुआ ऑन अकाउंट का मतलब हमें मिला उस टाइम पर, जो हमारे बैंक में आया अलॉटमेंट के टाइम पर, वो था 1,08,000, जिसमें एप्लीकेशन में जो एक्सेस अमाउंट आया होगा वो इंक्लूडेड नहीं है बेटा, वो एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पर भी तो हमें अलॉटमेंट का कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला था इन लोगों का, तो वो अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। और 2,50,000 हमें मिले हैं कॉल में हमें 2,50,000 रुपीज़ मिले, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है। आगे बोला है, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टर्स ने उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जिनको पूरा का पूरा अलॉटमेंट किया गया था। तो यहाँ पर उन्होंने कैटेगरी 1 के शेयर्स को फॉरफिट किया है बेटा। तो क्यों फॉरफिट किया है, उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट किया है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ओवरड्यू कर दिया। चलिए ठीक है, ये एक सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है पहले ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, The above case shows which of the following case of subscription। अब ऊपर जो केस बताया वो किस तरह का सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन एट पार है, सब्सक्रिप्शन एट डिस्काउंट है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं जितना आप इशू करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ मैनी शेयर्स विल बी इशूड फॉर द एप्लीकेंट्स ऑन 50,000 शेयर्स। ये जो 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं इनको कितने शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो भाई सिंपल है, इनको 40% शेयर्स इशू करेंगे। तो 50,000 का 40% आप निकाल लो बेटा, 50,000 का 40% होगा 20,000। तो 20,000 शुड बी द आंसर। देख लो आप निकाल करके बेटा, 50,000 का 40% आप निकालोगे तो वो 20,000 रुपीज़ निकल जाएगा। तो आंसर इज 20,000। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अलॉटमेंट मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के टाइम पर हमारे पास अलॉटमेंट का कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो गया था। समझ में आ रही है आपको बात, क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर ये देखो, ये 3 कैटेगरीज बनाई थी, तो इसमें से पहले तो अब ये देखो कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको हमने प्रो राटा पर इशू किया। तो भाई वो कैटेगरी है 2, कैटेगरी है 2। तो कैटेगरी 2 वालों ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स की भेजी थी, 50,000 शेयर्स की भेजी थी, और हमने उसको अलॉट कितने किए हैं, 20,000, 40%, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इसका मतलब जो बाकी के 30,000 की एप्लीकेशंस थी इनकी, वो उस पर इन्होंने जो एप्लीकेशन का अमाउंट भेजा था वो उनके पास एक्सेस अमाउंट था। तो देखते हैं जरा कितना अमाउंट था बेटा। यहाँ देखो, एप्लीकेशन पर ₹2 हमारे पास आते थे बेटा। ठीक है, हमारे पास ₹2 एप्लीकेशन पर आए थे, और कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनको आपने आगे के लिए रख दिया, 30,000। भाई आपने 50 में से 20,000 शेयर्स को ही तो उस टाइम पर अप्लाई को अलॉट किया,
बाकी के 30,000 शेयर्स के 2 रुपीज़ आए हुए थे वो तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दोगे, यानी 30,000, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 30,000 शेयर्स ऐसे थे जिनको आपने अलॉटमेंट नहीं किया और उनका पैसा एप्लीकेशन पर आया था 2 रुपीज़ के हिसाब से 60,000, तो आपने 60,000 रुपीज़ को क्या किया होगा प्रोराटा में, क्या करते हैं हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा 60,000। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। वट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही तो इसका आंसर है। इस क्वेश्चन ने ही हमें बता दिया था कि 1,08,000 रुपये तो हमें अलॉटमेंट पे रियलाइज हुए थे और 2,50,000 ऑन कॉल, और कॉल कितनी है, एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ही बात कर रहा है, तो यानी 2,50,000 इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से बेटा इस केस में, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन आपको सारे ही सिंपल लगने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे और भी कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड, कुछ और केस बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टैंड अलोन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, और अगर अभी आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट, जिसको मैंने इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर के खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।